अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। आज पहले हिस्से में अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से मेरा साथ देंगे और दूसरे में मैं जंग की सूरत हाल आपको बताऊंगा, यूक्रेन जंग के बारे में। तो चलेंगे स्वीडन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मुबारक साहब। सर क्या हाल आपको है आप? शुक्रिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको शुक्रिया। अच्छा, ये कल रात से आपको भी इतला मिली होगी कि सबके नाम वो निकाल दिए कि ईसीएल से। अब वो जहां मर्जी आए जाए, आते ही सबसे बड़ा काम ये किया जरदारी का और नवाज शरीफ, उसकी फैमिली और भी बड़े बड़े जो क्रिमिनल थे सबके नाम निकाल दिए गए। ये फौज वहां पे भी खामोश है और दूसरे इदारे भी खामोश है, किसी ने कोई बात ही नहीं की। देखिए मुबारक साहब, बात यह है कि ये पाकिस्तान अभी नहीं चलने वाला। हम्म। ये मैं दायरेदारी से आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान पहले भी नहीं चल रहा था और अभी भी नहीं चलने वाला, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने वाले लोग तमाम करप्ट, बददियानत, कातल, ठग, इस तरह के लोग हमारे ऊपर हावी रहे, अवाम को पता नहीं लगा। हम्म। ये पाकिस्तान नहीं चलने वाला, इसलिए कि जब तक मुबारक साहब इन लोगों का कलाकामा नहीं किया जाएगा, आप इन लोगों को उस गंदगी से निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे और फिर साफ सुथरा एक माहौल पैदा करके अवाम को एक चांस देंगे कि ठीक है अभी आओ, उसमें कोई चौधरी राजा शेख मुल्ला नहीं होना चाहिए, उसमें अवाम होनी चाहिए। अवाम पाकिस्तान के काबिल लोगों को, दयानतदार लोगों को और मुल्क के मुहिब वतन लोगों को चुने और वो लोग पार्लियामेंट तक पहुंचे और वो मुल्क को जब चलाएंगे तो आपके मुल्क से गंदगी जो इन्होंने पाकिस्तान को 75 साल में लूटा, किसी ने नहीं छोड़ा। ना मुल्लाओं ने छोड़ा, ना चौधरी ने छोड़ा, ना राजू ने छोड़ा, ना शेखों ने या किसी और पीरों ने। ये सब लोग पाकिस्तान को अंदर से चाट रहे थे। आपकी मसला फौज क्यों खामोश है मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो मेरे ख्याल में उनकी ड्यूटी बनती है कि जब वो ये देखें कि पाकिस्तान एक ऐसी सिमत पर चल पड़ा है जहां अभी तबाही है, सिर्फ तबाही, डिस्ट्रक्शन। तो उसके लिए मसला फौज का काम है कि इसका कोई फार्मूला ढूंढे। लेकिन बात ये है मुबारक साहब कि ये वही बंदे हैं, ये बंदे फिर आ जाएंगे तो आपका मुल्क नहीं चलने वाला। मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान का बेहतरीन हाल जो अभी ये है कि वो तमाम लोग जिन्होंने करप्शन की आपके सामने, उनके चेहरे सामने आ गए, कौम को पता लग गया है। वो तमाम लोग जिन्होंने इसको लूटा, वो तमाम लोग जो नालायक, बददियानत, आरामखोर लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान से लूटे हुए पैसे से पार्लियामेंट तक पहुंचे, फिर उन्होंने सारे पाकिस्तान को कब्जा किया और पूरी अवाम, 22 करोड़ लोग उनके पांव थले दबे हुए हैं। आज 22 करोड़ लोगों की कोई वैल्यू नहीं है उस मुल्क के अंदर। ना वो मजहबी तौर पर आजाद हैं, ना वो सियासी तौर पे, ना किसी और तरीके से, क्योंकि ये लोग जो है आपके ऊपर हावी हैं और ये हिलने नहीं दे रहे। पाकिस्तान को शिकंजे में ले लिया इन्होंने। उसका आसान तरीका है कि पाकिस्तान के अंदर 2-3 साल के लिए सियासत को बंद कर दिया जाए और ये तमाम वो लोग जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने पाकिस्तान में कत्ल गारत करवाई है, जिन्होंने गरीबों को लूटा है, गरीबों की इज्जतें लूटी है, उन सब के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, खानदानों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। ये लोग सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते हमेशा के लिए। इन इस्लाम खानदानों को गंदा करार दिया जाए, गंदे लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। नंबर 1, इनकी तमाम प्रॉपर्टीज, मुबारक साहब बड़े जी। काम की बात है जी। अगर वो कर दे, इनकी तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम मिलें, पैसा, जायदादें, गाड़ियां, जमीनें जब्त कर ली जाए और जब्त करके वो पाकिस्तान के, देश के, पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जमा कराया जाए। ये पाकिस्तान का पैसा था जो उन्होंने खाया है और फिर इनको हमेशा के लिए जेल में डाला जाए। क्योंकि देखिए दुनिया में ऐसा नहीं होता। चाइना में देखे, मैंने खुद देखे उनके प्रोग्राम, चाइना में जनरल्स ने रिश्वत ली, मसलन ये रिश्वतखोर भी तो है ना बड़े बड़े हम्म। पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने रिश्वत ली, मुकदमा चला, उनको मशीन गनों से खड़ा करके पीछे से फायर किया गया। क्या चाइना वाले जो है वो अपने मुल्क के वफादार हैं? 2-4 चीदा चीदा बंदे उन्होंने देख लिए, ये चोर थे, इन्होंने अपने चाइना का पैसा खाया, चाहे वो डिफेंस का पैसा था, चाहे वो तजारत का था या किसी तरीके से, उन्होंने उसका ऐसा इलाज किया कि दोबारा कोई पैदा ही नहीं होगा जो इस तरह का काम करे। पाकिस्तान के अंदर मुबारक साहब ये काम जब तक आप नहीं करेंगे आपका मुल्क अरे नहीं सर, चलेगा। ये
सॉरी, एक सवाल है। चाइना की बात आपने की कि चाइना ने सफाई कर दी, जो भी ऐसे क्रिमिनल लोग थे जो लूट मार करते थे, तो हमारे तो लूट मार करने वालों को वजारतें मिल गई हैं, चाइना के साथ हम मुकाबला कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपको साफ करना पड़ेगा। चाइना देखिए क्यों, उन्होंने एक पार्टी रखी हुई है, वहां पे ये गुंडागर्दी नहीं है, ये गुंडागर्दी है। ये जो सियासतदान आपके, ये गुंडागर्दी, ये गुंडे लोग हैं, ये कोई मामूली बंदे नहीं है, ये गुंडे। इनके पास पैसा है, ये जिसको चाहते हैं मरवा देते हैं, जिसको चाहते हैं उठवा, उनकी लोगों की बच्चियां जवान उठा के ले जाते हैं। ये सब गुंडागर्दी हो रही है मुल्क के अंदर। अभी इसको कौन साफ करेगा? ये लोग तो नहीं साफ कर सकते। चोर कभी भी बैंक का मुआवजा नहीं हो सकता, डाकू कभी बैंक के बाद नहीं हो सकता। जी सर, ये बताइए, कल पाक फौज की तरफ से भी ये कहा गया कि कोई भी हमारे मुल्क को मैली आंख से देखेगा उसकी आंख निकाल देंगे। माशाल्लाह पाक फौज ने हमेशा सरहदों की हिफाजत की है, मगर बाहर तो मैली आंख से किसी ने क्या देखना, अंदर तो पूरा मुल्क जो है वो मैला हो चुका, तो इनको नजर नहीं आता। हाँ, ये सवाल है जनाब, इसी के ऊपर मैं बात। देखिए, मुसल्लह अफवाज को एक ड्यूटी दी जाती है, पाकिस्तान को बचाना है। बाहर से कोई बंदा दूसरा मुल्क हमला ना करे पाकिस्तान की जमीन के कब्जा। पाकिस्तान के अंदर जो लोग, ये गंदे लोग हैं, ये जो गुंडे, गंदे, कातल, बेईमान लोग, ठग, हर किस्म की ठगी पूरा करके जिस तरह पाकिस्तान में हुकूमत हो रही है, ये सब रिश्तेदार है। आपने जो प्रोग्राम एक चलाया था उसमें क्या आपने एक निचोड़ निकाला है आपने, ये सब रिश्तेदार एक दूसरे के। तो गरीब लोग तो फंसे हुए हैं, गरीब लोग तो बीच में है, दरमियान में, वो तो नीचे है। गरीब लोग क्या, जितनी भी 22 करोड़ अवाम है, ये इनकी राया है। ये जैसे चाहते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाहते हैं उन पर तशद्दुद करते हैं, जिस तरह के चाहते हैं मुकदमात बना लेते हैं अपने ऊपर। इतने इनके ऊपर मुकदमात बने हुए हैं, तो ये किसी को नज़र नहीं वहाँ पे आ रहे। अच्छा, अब अगला सवाल ये है, इसको तो यहाँ थोड़ा सा, इमरान खान ने इस वक्त कहा है कि जनाब मैं जल्दी एक अहम ऐलान करने वाला हूँ, मैं लोगों को बुलाऊंगा इस्लामाबाद के लिए। आप क्या कहते हैं कि इमरान खान इसमें कामयाब रहेगा? देखिए, उसमें मुबारक साहब, इसके बेशुमार पहलू है। अभी बात यह है कि अगर आपके वो तमाम लोग जो गुंडों की तरफ चले गए या गुंडे हैं, उनके पांव, उनकी जड़ें बहुत मजबूत है, क्योंकि ये 30, 35, 40 साल से पाकिस्तान को लूट रहे थे। वो इनकी जड़ें इतनी जमीन के नीचे हैं कि आप उनको कितने मार्शल लगे, इनकी जड़ें नहीं निकाल सके। अभी भी उनकी जड़ें इतनी मजबूत है कि उसके साथ क्या है, उनके अंदर वकील इनके साथ मिले हुए हैं, पाकिस्तान के सारे जजेस इनके साथ मिले हुए हैं। और मैं फौज तो नहीं बात करना चाहता, बाकी तमाम अदारे के लोग इन्हीं के भर्ती किए हुए लोग हैं, ये सब रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। तो इमरान के अंदर भी जो लोग हैं, आप देखें कि इनके जो अंदर भी लोग हैं वो भी इनके इधर उधर से रिश्तेदार है। एक भाई है सगा, जो गवर्नर साहब कराची का, और उसका सगा भाई, इसके उमर जो नाम उसका, वो इसका सगा भाई मिला हुआ है। तो कुछ उधर मिले हुए हैं, कुछ इधर मिले हुए हैं, पीपल पार्टी के उधर चले गए, कोई इधर आ गए। बात यह है, जो मुबारक साहब मैंने बात की है, ये पाकिस्तान नहीं चलने वाला। उसको चलाने के लिए आपको गंदगी पहले निकालनी पड़ेगी, तमाम गंदगी पाकिस्तान से निकाल दें। उसको साफ सुथरा करने के लिए मेरे ज़हन के अंदर एक प्लान है कि आप इनको 2-3 साल के लिए इनको बिल्कुल हटा दिया जाए और एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जिसमें तमाम रिटायर्ड बड़े बड़े काबिल लोग, जो जनरल्स भी हों, सब हों, और इन तमाम लोगों को एक बना के इन लोगों का हिसाब किताब कराया जाए। जजेस के खिलाफ भी, जजेस भी जेलों में जाएं, जजेस को भी फांसी दें। जज कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं है, वो पाकिस्तान के लोगों का खून जजों ने किया हुआ है। ये गलत रिश्वत लेके, पैसे लेके, हरामखोरी करके गरीबों का खून करते हैं और बड़े बड़ों को देखे आप छोड़ देते हैं। इसी हल्के पर छोड़ दिया सबको। आप देख रहे हैं इस वक्त 9 ब्रदर्स टीवी। 9 ब्रदर्स टीवी ला रहा है अपने नाजरीन के लिए सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, हर खबर हकीकत पर मबनी। हर रोज स्पेशल प्रोग्राम देखिए आज मुबारक जावेद के साथ, सिर्फ और सिर्फ 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर। नोट, इस चैनल का किसी भी मजहबी या सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने कारोबार की पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें।
447459168308। कि वो वहां जाके यूक्रेन में उनकी हेल्प करता और रूस के साथ मुकाबला करता, कोई उनकी फौजी इमदाद करता या यूरोप तक नहीं आया, सिर्फ मुसलमानों के लिए डंडा था। जब वो बंदा आ गया, वापस आया, मुज़ाकरात हुए, काफी सारी तय चीजें तय हुई, 3 घंटे उसकी मुलाकात रही। आके आपने इमरान खान को फारिग करके मैसेज दिया कि पाकिस्तान हमेशा के लिए अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका का गुलाम है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी अमेरिका की पिट्ठू है, अदलिया भी अमेरिका की पिट्ठू है, और पाकिस्तान के बेकाऊ और बेशरम मुनाफिक घटिया किस्म के वो सियासतदान अमेरिका के, और आज अमेरिका की मोहर लग गई है। और ठीक है, वो हमारा मुफ्ता, उसको मैं मुफ्ता कहूंगा, मुफ्ता वो पहुंच गया IMF के पास। IMF ने आपको कहना क्या महंगाई करो, लोगों को मारो, लोगों में खाना जंगी की तरफ ले, तो कभी IMF ने नहीं कहा कि बिजली सस्ती करो, तेल सस्ता करो, हम आपकी इमदाद करें। उनका टारगेट है कि पाकिस्तान एक इस्लामी एडमी ताकत है, इसको मुआशी तौर पे इनको आपस में खाना जंगी इनको लड़ा दें, भूख की वजह से ये मर जाए, महंगाई की वजह से मर जाए। ये अमरीकी एजेंडा है, और ये एजेंडा लेके फिर ये हुकूमत आएगी, और हम आज से कल से तेल बढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, मगर हम अवाम पे बम गिराएंगे। IMF आपकी फायर खाना है, IMF एक यहूदी बैंक है और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, और हम IMF की कुत्ते की तरह हम IMF के पीछे हैं, और हम दारुओं के पीछे हैं, और हमारी कोई इज्जत कदर नहीं बाकी बच गई। अब वो बंदा फारिग, जिस तरीके से आपने उसको फारिग किया, क्या नहीं मंडी में लगी हुई थी, क्या वहां खुले आम पैसा चल रहा था? और आसिफ जरदारी तो कब से एस्टेब्लिशमेंट के नीचे था, उसने कहा कि जो कुछ कहो मैं करने को तैयार। तो सारा उसको पता है कि अब तो भुट्टो वाला फलसफा वो कहा, वो तो सिर्फ नाम है भुट्टो के, बाकी तो खत्म हो गया। सब वो देख रहे थे, इन सारी गेम्स करके 30-30, 40-40 करोड़ रुपए दिए। आपको पता है सेनेट का वोट हमारे दौर में भी मैं जब था तो 40-40 करोड़ रुपए का सेनेट का वोट बिक रहा था। तो ये आए और वहां सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद की, सब कुछ था, हटा दिया, और अमेरिका को आपने राजी कर दिया। अब बात यह कि उसके हटने के बाद कोई आपको बेहतरी आई है, कोई पाकिस्तान में खुशहाली आई है, कोई पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है, कोई आम आदमी की कुछ नहीं है। वही आएंगे, नहीं जी बस ठीक हम आ गए हैं, और एक ताकतवर तबके ने बिठाया। दुख है मुझे अदलिया पे, मैं पूछता हूँ 130 नंबर पे, 139 में से 130 नंबर पे हमारी कारकर्दगी है, इंसाफ दे रहे हैं, हम मरात रहे हैं, हमें एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कम से कम महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वो पड़ रहा है, काम देखे कुछ नहीं है। और फैसले कत्ल पे कत्ल, लाश पड़ी है, फैसले होते हैं, उसने काले कपड़े पहने थे कातिल ने, या सफेद पहने थे, उनको छोड़ दिया। कोई बंदा इनके सामने बात, 50 साल से केस पड़े हैं, लोग इंसाफ मांगते मांगते कब्रों में चले गए, आवाजें पड़ रही हैं, कोई एक काम इनका हो कि नहीं इन्हें कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ खड़े हैं, जो माशाल्लाह जो हुक्म मिलता है और हुक्म के ताबे बैठ के पूरी कौम ने, मैं क्या मेरी पार्टी पाकिस्तान अवामी राज पार्टी ने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि 22 करोड़ अवाम ने मुस्तरद कर दिया। हम नहीं मानते ऐसे घटिया और बुज़दिलाना फैसले, जबराना फैसले, वो बोले उनकी अपनी पॉलिसी है, कोई बात न करे, मगर मैं एक वर्कर हूँ, ये जो जालमाना और गैर आईनी और एक परिप्लान जो आपकी तैयारी हो चुकी थी, आपने तैयारी के तहत सारा कुछ बैठ के आपने किया, क्या आपको जरूरत थी? दिन नहीं थे और आपके पास फॉर्म नहीं थे, दूसरी तरफ मंडी लगी हुई है चोरों की, करप्ट लोगों की, वहां पे सारी उनके ईमान का सौदा हुआ है, वहां आपने आंखें बंद कर दी। अब आप जो भी करो, आप जो भी तारीफें करते रहो, जो कुछ कहते रहो, मगर इस सिलसिले से हम नहीं चल सकते, इस हालात में पाकिस्तान नहीं चल सकता। आप जितने भी इलेक्शन कराओ, क्योंकि हमारे इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कराती है, हमारे इलेक्शन के पीछे एस्टेब्लिशमेंट। अब एस्टेब्लिशमेंट एक छुपे डाकू है, वो कहते हैं कि हमें कोई ना का नाउज मिला, तुम खुदा हो, या तुम कहो कि पहले भी मार्शल लगती रही, आप लोग थे, अब मार्शल नहीं है, हुकूमत तो कौन नहीं कह, मैं कहता हूं कि ये तो फौजी हुकूमत है, जनरल की हुकूमत है, डमी वजीर आजम है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। दुख है नवाज शरीफ को जितने लितर पड़े, जितना उसको जलील किया गया, जेलों में डाला गया, ऐसे खराब जारी एस्टेब्लिशमेंट ने कुत्ते की तरह ये सारे भाग के इकट्ठे हो गए, खराब मिल गया, औहदे मिल गए, मुल्क को लूटेंगे, इनमें कोई खैरत और जमीर होता डूब मत, इनमें कोई ईमानी, इनको कुछ नहीं। मैं कहता हूँ पूरी कौम देखे, कौम इनको लितर मारे कि यार तुम्हें कोई गैरत ईमान है, जिन लोगों ने आपको जेलों में डाला, रुसवा किया, आपको आप पे इल्जामात लगे, करप्शन आपने की, सारा कुछ, उसके बाद उन्होंने आपको कुत्ते की तरह खराब डाली और आप आ गए, इनमें गैरत नहीं होती। ये सारे ये एस्टेब्लिशमेंट के कुत्ते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट ने कुत्तों को इस्तेमाल कर दिया और कौम को, मगर कौम इंशाल्लाह जागेगी, हम कौम को बताएंगे, हम खड़े हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस मुल्क की इज्जत के लिए, जब तक आम आदमी, जब तक पब्लिक में से लोग नहीं आएंगे, जो कि पब्लिक में लोग आने नहीं, हमेशा इनको पता, चोरों को ले आओ, करप्ट लोगों को ले आओ, नलायक लोगों, जिनकी फाइलें हैं, सही बंदे को बैठे, सही बंदा आए, फेयर इलेक्शन हो, तो वो किसी को, ना वो किसी से डरेगा, ना उसे खौफ होगा, ना उसकी दौलत होगी।
मैं आज इस्लामाबाद यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में यही बोल के मैं पाकिस्तानी कौम को भी कहता हूँ कि आप जागे इस मुल्क की बका के लिए। यहाँ उम्मीदें न रखें। इस्लामाबाद में मैं रात से कल से आया हूँ, मुझे दिन को मुकम्मल अंधेरा नजर आ रहा है। इस्लामाबाद में खौफ की फिजा है। जब इस्लामाबाद में इतना अंधेरा है, पूरा माहौल अबरालूद है, हर तरफ जो है ना खामोशी है, डर है, खौफ है, और खौफ कमरों में बंद कमरों में बैठ के कौम को तुम जिबा कर रहे हो, जालिमाना फैसले कर रहे हो, लोगों के साथ लोगों को जलील कर रहे हो, रुसवा कर रहे हो, और आपके आगे कोई बात ना करे, उनको उठा लो, मार दो। ये चीजें अब आपकी नहीं चलेंगी। आप मुजरिम होंगे, मुजरिम को हम कहेंगे जो मुजरिम है, ये भी हमें कोई, मैं कहता हूँ अगले इलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन एक ब्यूरोक्रेट्स है और उसमें कोई दम खम नहीं है। फिर मैं यही कहूंगा, फिर GHQ और फिर चीफ इलेक्शन कमीशन और फिर हमारी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बिल के फिर जी ना, ये जमशेद दस्ती साहब हैं, आपके इल्म में है। ये बेचारा गरीब आदमी था, ये वहाँ एक दफ़ा पार्लियामेंट में पहुँच गया। वहाँ जो इसने हालत देखी शराबी कबाबी लोगों की, तो इसने पर्दा उठाया, फिर इसको जेल में डाल दिया गया, फिर चूहे छोड़ दिए गए। ये जुल्म वहाँ पे होते हैं, और अफसोस ये है कि कोई भी बात सुनने वाला नहीं, ना अदालतें हैं ना कोई और सुनने वाला है। ये अफसोसनाक पाकिस्तान की हालत है। जिधर भी देख लें जुल्म ही जुल्म है। जिस तरह इसने बताया कि ख़वातीन पे कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें वहाँ पे क्या कर रही हैं। ये समझ नहीं आती कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, जुड़ जाएं हमारे साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आज वो नारे मार रहे हैं। अच्छा सर, ये सॉरी मैं दोबारा, आपने जजों की बात की, जो नई रिपोर्ट आई है उसमें ये भी बताया जा रहा है, मुख्तलिफ सहाफ़ी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो अमेरिकन थे वो 3 सीनियर जजों के साथ भी मिले हैं, जहां वो दूसरे लोगों के साथ मिले हैं। तो इसी वजह से ये पूरा सिस्टम जो है वो एकदम बदल गया पाकिस्तान का। तो हमारे ये जज जो हैं उनको ये जेब देती है चीज़ें। दूसरी तरफ अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ के जो साबिक चीफ जस्टिस थे उनको 13 साल जेल हुई है। उसके बाद श्रीलंका के चीफ जस्टिस का मुंह काला करके उन्होंने वहाँ पे सोशल मीडिया पे उनकी भी तस्वीरें चल रही है। तो हमारे जो जज हैं ये इनको ये किस हैसियत से अमेरिकन से मिलते हैं, क्या मफादात होते हैं यहाँ पे उनके? देखिए ना, पूरी गैंग है मुबारक साहब, ये गैंग है, जजों की गैंग, मीडिया की गैंग। आप देखिए मीडिया के अंदर जो लोग जजेस के साथ मिले हुए हैं या ये करप्ट लोगों के साथ मिले हुए हैं, ये गैंग है। ये पूरी गैंग पाकिस्तान को चला रही है। उसके सियासतदान मिले हुए हैं, उसके बड़े बड़े ये जो जमींदार और बड़े बड़े पैसों वाले लोग हैं जिन्होंने लूटा हुआ पाकिस्तान को, गरीबों को मजदूरी और धक्के, और जवान बच्चियों को भी मजदूरियां करवाते हैं, वहां पे कोई पूछ नहीं रहा। तो ये सब एक गैंग है जो पाकिस्तान को चला रही है। इसीलिए मैंने एक इशारा दिया आपको कि इस मुल्क को साफ करने के लिए एक ऐसी हुकूमत हमें चाहिए जो सख्त एग्रेसिव हुकूमत आ जाए, और वो गंदगी, तमाम गंदगी उनकी जड़ें नीचे से निकालें। आप जब तक जड़ें नहीं निकालेंगे ऊपर से उसका तना काट देंगे, फिर वो निकल आएंगे, उसके पत्ते और दरख्त ऊपर आ जाएंगे। वही लोग हैं, करप्ट लोग हैं। इसको साफ करने के लिए एक ही तरीका है कि पाकिस्तान के अंदर से गंदगी, मजहबी गंदगी, इकोनॉमिकली, ये जो मीडिया है आपका, ये सियासतदानों की गंदगी, ये आराम खोरों चोरों की गंदगी, ये सब तभी, और कातिलों की गंदगी। आप देखें 30 लाख बंदा कत्ल कराने वाले आपके हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान को ये कैसे चल रहा है बोलो? अच्छा, मजहब की बात है, आपने मजहब की बात की। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि कोई भी आता है वो मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश करता है। कभी वो पार्लियामेंट में मजहबी कार्ड खेलता है, कभी वो अदालतों में खेलता है। और ये मजहबी कार्ड ना तो भुट्टो को फ़ायदा दे सका, ना ज़िया को दे सका, ना इमरान खान को दे सका। तो लोग जो समझदार लोग होते हैं, जिस तरह आप मैं यहाँ इन ममालिक में रहते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में, ये आप कुछ सीखते हैं अपनी गलतियों से कि हमने पीछे जो गलतियाँ की थी। जैसे अब दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये जर्मन डर रहे हैं, आपके स्वीडन वाले भी डर रहे हैं कि कोई और जंग हमारे ऊपर ना आ जाए। तो हमारे जो लोग हैं वो क्यों नहीं ये सोचते कि मजहब और सियासत को अलहदा किया जाए, मजहब का सियासत से तल्लक नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही आपने बात की, मेरी यही सोच है। मजहब
आपका जाती एक मामला है। आप अल्लाह ताला को मानते हैं, आप फरिश्तों को मानते हैं, आप अंबिया को मानते हैं, सब कुछ करते हैं, वो अल्लाह ताला से आपका लिंक है। आपने अपने आप को बचाने के लिए आपको अल्लाह ताला के साथ लिंक पैदा करना एक बिल्कुल पर्सनल चीज है। ये सियासत गंदगी है, गंदगी में मजहब को लेके आना ये मजहब की तौहीन है। सो ये हमारे चूंकि जाहिल लोग हैं, आपको पता है पाकिस्तान में जहालत है। मुबारक साहब, पाकिस्तान में 50-60-70% लोग जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है मुल्ला क्या कह रहा है। मुल्ला अपने मफाद को बढ़ाने के लिए वो उनको गलत रास्ते बताता है, इस्लाम का रास्ता बताता ही नहीं है जो असल कुरान करीम में है। कुरान करीम में इस्लाम का जिक्र है सब कुछ, वो तो उनको पढ़ना भी नहीं आता, ना उसका तर्जुमा आता है, ना लोगों को समझाते हैं, मतलब नहीं। अभी देखिए मासूम बच्चे छोटे छोटे 4-4-6 साल के कुरान रटा लगाओ भाई। मासूम बच्चे कच्चा जहन है, पहले उनको थोड़ा सा तैयार होने दो, उनको तालीम दो, फिर इसके बाद हल्का हल्का कुरान करीम भी उनको जबानी याद कराओ और दूसरी दुनिया की तालीम भी दो। ये जो बड़े बड़े मुल्ला है, ये जो कटर और मुनाफिक मुल्ला है, जैसे फजल रहमान मुल्ला है, तो ये मुल्ले ने इसने हजारों बच्चों को कब्जा किया हुआ है और उनको रट्टा लगा के उनको दुनिया का पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सिर्फ रट्टा लगाता है और बस उनको नौकर बनाया हुआ है। ये इस्लाम बिल्कुल सेपरेट मजहब के तौर पे इस्तेमाल किया जाए और सियासत चूंकि गंदगी का ढेर है, इसको बिल्कुल सेपरेट इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ ये गंदगी साफ करनी पड़ेगी मुबारक साहब, वरना ये अच्छा, ये फजल रहमान की आपने बात की, इसने एक अपनी फौज भी तैयार की हुई है, आपके इल्म में होगी, एक फोर्स है इसके पास, और ये कुरान मजीद की तालीम के साथ साथ उनको ये भी कहता है कि आपने तैयार रहना मेरी आवाज़ पे। तो कौन सा इस्लाम ये कहता है कि आप रियासत के अंदर इस तरह के काम करें और जिससे रियासत को ब्लैकमेल करें? मैं आपको बताऊं कि इसने जो इस्लामाबाद के अंदर डंडे उठाए हुए, वो जो वर्दी पहने हुए, जो इसने बंदे 5,000, 10,000, 20,000, चलो जितने भी थे, एक अलग फौज मुल्क के अंदर बनाई हुई है। मैं आपको ध्यानदारी से कहता हूँ ये वही लोग हैं जो असामा बिन लादेन के साथ मैंने देखे हैं टेलीविजन के ऊपर लाइव, इसी वर्दी में ये लोग वहां घूम रहे थे पहाड़ों के ऊपर आगे पीछे। तो ये मुल्ला जो है हकीकत में मैं आपको बताऊं, ये मुल्ला पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको किसी ने पकड़ा नहीं आज तक। ये जितनी दुनिया इसने मरवाई है पाकिस्तान के अंदर 60-70 हजार इसी ने मरवाई है। यही बंदा है जो मरवा रहा था अपने बंदों के थ्रू, और टेररिस्ट के साथ अफगानिस्तान में, और ये तालिबान जो है इसी के सारी वो नस्ल है। तो ये क्यों नहीं पकड़े गए, इस्लामाबाद में आए? आप देखें, हमें अफसोस है, मैं आपको बताऊं, लाल मस्जिद में टेररिस्ट पाले जा रहे थे और आपके बड़े अदारों को पता नहीं लगा। ये देखिए कितने अफसोस की बात है कि तालिबान ने एक बयान दिया कि हम इस्लामाबाद के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो कहाँ थे? हम तो मस्जिद में बैठे हुए थे, वो तो बड़ी बड़ी मशीन गन ऐसा लेके आराम से बैठे हुए थे। मुल्ला जो था वो टेररिस्ट था, बहुत बड़ा जो इमाम बना हुआ था। तो ये इसका क्या मतलब है? ये मुल्ला ही इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन है और पाकिस्तान के। इन्होंने पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया हुआ है और इनको खत्म करने के लिए कौन आएगा सामने? हुकूमत आ सकती है, फौज आ सकती है। फौज चूंकि पावरफुल एक अदारा है, वो सब कुछ कर सकता है अगर दयानतदारी के साथ इन लोगों को काबू करे, पाकिस्तान को साफ करें। पहले पाकिस्तान को साफ करें, फिर आप जैसे लोग पढ़े लिखे लोग जो है वो जाए इलेक्शन में हिस्सा लें, जो मुल्क के वफादार, जो दयानतदार हों और वो काम करने वाले लोग हों, वफादार हों और दुनिया में अपना नाम बढ़ाए। यहाँ मजहब की बात क्यों आई है? भाई मजहब अपनी जगह है। मजहब मैं मुसलमान हूँ। मैंने आपसे मिसाल दी थी एक दफा कि मुझे किसी ने आज तक नहीं पूछा तुम कौन हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, जो भी हो, किसी ने नहीं पूछा। ये मेरा जाती मामला है। लेकिन सियासत चूंकि गंदगी का ढेर है, इसलिए ये उसके साथ मिला के, मुल्ले जो है खासकर ये उसके साथ मिला के हुकूमत कर रहे हैं। और ये मुल्ला, इसको तो फांसी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मुनाफिक पाकिस्तान के अंदर फजल रहमान है। इसी ने 70,000 आपके बंदे कत्ल करवाए पाकिस्तान के अंदर। तालिबान इसके रिश्तेदार है, इसी ने पैदा किए हैं। और ये अफगानिस्तान में यही बंदे इसने छुपाए हुए हैं और यही फौज जो इस्लामाबाद लेके आ गया था, क्यों फौज ने एक्शन नहीं लिया? ये ज़बरदस्त बात आपने की, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह और भी प्रोग्राम आपके साथ होते रहेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जंग की सूरत हाल पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। 9 न्यूज़ टीवी देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ जिसका आगाज़ किया जा चुका है, आप अगर उसमें हिस्सा लेना चाहें, अपने तासरात बताना चाहें इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल, आप आज़ादी के साथ अखलाक के दायरे में रह के
किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको लाइन पे लेंगे। अगर आप अपनी पिक्चर देना चाहें तो ठीक है, ना देना चाहें तो कोई बात नहीं। इसमें ख़वातीन भी हिस्सा ले सकती हैं, बच्चियाँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, तमाम लोग जो भी हमारा ये पैगाम सुने, जितनी जल्दी हो हमें कॉल करें। और ये प्रोग्राम 5 से 10 मिनट का हम लेंगे आपके साथ। अपने दोस्तों को भी बताएं, 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पे ये सहूलत अब आपको मिलेगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे और भी प्रोग्राम देख सके। जुड़ जाए हमारे साथ, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। जंग पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के और भी सियासी सूरत हाल जो बता देता हूँ। MQM ने कहा जनाब कि हम किसी वक्त भी अलहदा हो सकते हैं। वह ये है कि MQM के अंदर भी फूट पड़ गई है और ये MQM ही है जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट बनी थी। अब ईद के बाद कोई ऐसा वो फैसला करने वाले हैं, हो सकता है वो अदम इत्मीनान की तहरीक लेके आए। शहबाज शरीफ को भी पता है कि मेरे पास टाइम कम है, इसी वजह से फौरी तौर पे ऐसे लोगों के नाम ECL से निकाले जा रहे हैं ताकि वो जिन्होंने भाग दौड़ करनी है जाना कहीं पे चले जाए। वहाँ पे अदालतें खामोश हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे बेचारे रात दिन जो जज खिदमत इमाम की कर रहे हैं वो खामोश हैं, उन्हें भी अब नज़र नहीं आ रहा। तो जिस तरह अभी पहले से अब्दुल कयूम साहब ने फरमाया कि पाक फ़ौज को इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे नज़र रखनी चाहिए। बैरूनी के साथ साथ अंदरूनी हालात जो हैं वो ठीक नहीं चल रहे, क्योंकि बैरून में दहशत गर्द है तो पाकिस्तान के अंदर भी दहशत गर्द है। पाक फ़ौज ने हमेशा कुर्बानियाँ दी, हमेशा मुल्क की हिफाजत की, बेशुमार लोगों ने जानें कुर्बान की, मगर कभी किसी सियासतदान ने देखा है कोई जान कुर्बान की? कभी किसी सियासतदान ने इनकी कोई इज्जत या कदर की? इनको गालियां देते हैं, मैं वो भी उनकी ऑडियो अनकरीब 1-2 दिन में आपको सुनाऊंगा, नवाज शरीफ की भी और भी इनके बड़े आदमियों की, उस पर काम हो रहा। मकसद ये है कि सबसे पहले पाक फ़ौज को अंदर से गंदगी साफ़ करनी चाहिए, अवाम इसी में खुश होगी। और जिस तरह बताया गया कि 2-3 साल के लिए इनका ऐसा एहतसाब हो और जेलों में डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर इन पे खराजात होंगे, ये बीमार होंगे, चाइना वाला सिस्टम करना पड़ेगा। और वहीं गोली और साथ ही मेरा ख्याल है कि एक मुश्तरका कब्र बना के जो भी इस तरह के लोग हों उनको वहाँ पे दफन कर दिया जाए और एक बोर्ड भी लगा दिया जाए कि इनकी करतूतों की वजह से इन्हें ये सज़ा मिली है। वरना आज मुल्क के जो हालात बने हुए हैं वो बहुत तकलीफ दे है। मैं रोज़ाना ये बातें आपसे करता हूँ। तो पाक फ़ौज जिंदाबाद, मगर आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें कि फौरी तौर पर कोई एक्शन लें, इन्हें भागने ना दें। कुछ नहीं होता, इतनी दफ़ा मार्शल लॉ लगी है, एमरजेंसी लगानी पड़े, मार्शल लॉ लगानी पड़े, फ़िलहाल ये जमहूरियत चलती नज़र नहीं आ रही। इमरान खान की पार्टी की बात करें तो वहाँ भी आपको जो लोग मिलते हैं वो भी इनके रिश्तेदार ही हैं, उनमें भी सफाई होनी चाहिए। इमरान खान को यंग लड़के आगे लेके आने चाहिए और जो नई नस्ल है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये पुराने लोग ना तो आज तक पाकिस्तान को वो फ़ायदा दे सके, ना इनसे कोई उम्मीद रखनी चाहिए। ये तो मुख्तसर मैंने आपको वैसे वहाँ की रिपोर्ट बता दी। सोशल मीडिया पे काफ़ी हालात ख़राब हैं पाकिस्तान के बारे में, जिस तरह इस वक्त वहाँ पे शोर चल रहा है, बढ़ चढ़ कर सब हिस्सा ले रहे। तो FIA जी गिरफ़्तार करेगी, अब 22 करोड़ की गिरफ़्तार कर लो, क्योंकि हर बंदा तो सोशल मीडिया पे आया हुआ है। अपने आप को ठीक नहीं करना, अपनी गलतियां नहीं देखनी कि कहाँ पे मसला बना हुआ है। अवाम जो आपकी राय है उसके ऊपर तशद्दुद करो, उसको गिरफ़्तार कर लो, बहुत ज़बरदस्त। मगर जब अवाम सड़कों पे आएगी, अगर ये फौरी तौर पर कोई एक्शन ना लिया गया, पाक फ़ौज ने ना लिया, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान रमज़ान 27 रमज़ान को वो ऐलान कर देगा और आप देखेंगे कि ईद के अगले दिन या दूसरे दिन जब लोग सड़कों पे आ जाएंगे तो पाक फ़ौज इसे भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। फिर कोई उनके हाथ जज आ जाता है, कोई वकील आ जाता है, कोई भी आ जाता है, वहाँ पे आप अवाम को नहीं रोक सकेंगे। हालात आने वाले दिनों में मुझे ये नज़र आ रहे हैं।
अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे, मगर ऐसी खूनी जंग के हालात बन रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन, मुख्तसर जंग की सूरत हाल बता देते हैं कि अमेरिकन दो जो वफद के लोग हैं सीनियर, वो यूक्रेन जाने वाले हैं और रूस के सदर को बड़ा गुस्सा है इस वक्त यूक्रेन में बड़ी तेज़ जंग चल रही है और रूस जो है किसी भी वक्त पूरे यूक्रेन पर कब्ज़ा कर सकता है। अब अमेरिका के जो भी वहाँ पे दो लोग आ रहे हैं, वो उनको भी पता चल गया कि यूक्रेन जो है वो जंग ये हारता नज़र आ रहा है। तो एंड पे जिस तरह पाकिस्तान को बैरी बेड़ा पहुंचा था, इसी तरह अब ये अमेरिका वहाँ भी पहुंच रहा है। तो ये जनाब, जब आप दूसरे ममालिक पे भरोसा करेंगे, उनके कहने पे ये सब कुछ करेंगे, तो फिर यही हालात होंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि रोज़ाना हम जिस तरह बताते हैं कि जंग के बारे में ज़ुबैर खान साहब बड़ी तफसील से बता रहे हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।